Assalamu alaikum. Today we are going to be discussing the type of carbohydrates which are the simplest type of carbohydrates which are monosaccharides. अब हम सबसे पहले मोनोसेक्राइड का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उनका या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होंगे या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले चेन के साथ या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाली चेन के साथ. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंज फ्रॉम 3 to 7. 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं इसके अंदर. All the carbon atoms except one have a hydroxyl group, while the remaining carbon atom is either a part of the aldehyde or ketone. सारे के सारे कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन जो एक कार्बन एटम होगा वो या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा. जनरल फॉर्मूला इज CnH2nOn. और इसके अंदर जो n है ना, जो ये नीचे को आपको नजर आ रहा है, दिस n इज फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. अगर 5 हैं तो आप इधर 5 रख लें, इधर 2 के साथ भी 5 को मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी 5 रख लें. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होगा उस मोनोसेक्राइड का जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स है. अब इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड है ऑन द फंक्शनल ग्रुप. या तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे क्लासिफाई करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे या तो एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एल्डोजेस. या हमारे पास कीटोन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स होंगे, उनको हम कहेंगे कीटोजेस. तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे भी आगे दो हमारे पास डिविजन आ जाती हैं, एल्डोजेस एंड कीटोजेस. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे देख लें तो 5 ग्रुप्स होंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे कितने ग्रुप्स होंगे, 5 ग्रुप्स होंगे. कैसे, ट्रायोजेस जिनके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, टेट्रोजेस जिनके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, पेंटोजेस जिनके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, हेक्सोजेस जिनके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं एंड हेप्टोजेस जिनके अंदर 7 कार्बन एटम्स हैं. तो 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक हमने कहा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेक्राइड्स के वो रेंज करेंगे. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 5 ग्रुप्स पे डिवाइड हो जाएंगे वो. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन का एक टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर टाइप ऑफ शुगर लिखी हुई है, फिर लिखा हुआ है कि वो एल्डोज होगी तो क्या नाम होगा, कीटोज होगी तो क्या नाम होगा. 3 कार्बन एटम्स में ट्रायोजेस है, ट्रायोजेस यानी 3, ट्राई फॉर 3. एल्डोज होगी तो होगी ग्लिसरल एल्डिहाइड्स, कीटोजेस होंगी तो होगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. दीज आर द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 4 कार्बन एटम्स वाले, दे आर टेट्रोजेस. इसके अंदर अगर हम बात करें एल्डोज वाले ग्रुप में तो ये होगा एरिथ्रोज, और कीटोज वाले ग्रुप में ये होगा एरिथ्रुलोज. फिर 5 कार्बन एटम्स होंगे अगर तो पेंटोजेस होंगी, ये होंगी राइबोज और जाइलेज, राइबोलोज एंड जाइलुलोज होंगी. फिर उसके बाद हेक्सोजेस हैं. हेक्सोजेस के अंदर हमारे पास एल्डोजेस वाले ग्रुप के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज होंगे, और कीटोजेस वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज होंगे. फिर हेप्टोजेस यानी 7 कार्बन वाले. 7 कार्बन वाले में जो हमारे पास एल्डोज है वो है ग्लूकोहेप्टोज, और जो हमारे पास कीटोज है वो है सीडोहेप्टुलोज. तो ये आई होप आप लोग इससे बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं कि एल्डोजेस वाले कौन से हैं, कीटोजेस वाले कौन से हैं. It's time to discuss the chemical structures of monosaccharides. Monosaccharides हमारे पास open chain structures के अंदर भी हो सकते हैं. तो जब मोनोसेक्राइड्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर होंगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे. अब हमारे पास क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर्स कब फॉर्म करेंगे, when they are dissolved in water they are converted into ring chain structures. रिंग की फॉर्म में रिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज हो जाती हैं, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म होते हैं. इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करें तो राइबोज है. राइबोज हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है. अब हम दोनों देख लेते हैं, राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर. ये राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है. इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5. हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी अटैच हैं हर कार्बन एटम के साथ, सिवाय एक कार्बन एटम के जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है. ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डो फंक्शनल ग्रुप है. यहाँ पे हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. अब हम इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं. लेकिन क्लोज चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है और इसका जो लास्ट कार्बन एटम है उसके दरमियान कोई भी लिंक नहीं है हमारे पास.
ये आ गया हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो दिस इज कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन का और सेकेंड लास्ट कार्बन का एक लिंक बन रहा है, इसके थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू लिंक बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राइबोस को। राइबोस का ड्राइड फॉर्म में ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हाउएवर जब उसको एक्वियस मीडियम के अंदर हम डिसॉल्व कराते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है एल्डिहाइड ग्रुप से वो रिएक्ट करती है C4 के साथ। द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद C4। C4 इस केस में हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन होगा। तो ऑक्सीजन C1 की जो है वो C4 के साथ एक लिंक फॉर्म कर रही है। In this way, oxygen forms a link between C1 and C4, while hydroxyl is shifted from C4 to C1 और hydroxyl जो C4 पे present है वो C1 पे चला जाएगा। This modifies the open chain into ring structure। इस तरीके से जो open chain है वो हमारे पास ring structure के अंदर modify हो जाती है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि जितनी भी पेंटोज और हेक्सोज मॉलिक्यूल्स है ना वो हमारे पास आइदर अल्फा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या वो हमारे पास बीटा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है अल्फा और बीटा फॉर्म, वो हमारे पास हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पे डिपेंड करता है किस कार्बन पे C1 के ऊपर, जो कार्बन नंबर 1 है उस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल किस पोजीशन में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अल्फा है या बीटा शुगर है। अल्फा शुगर्स में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल जो है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट है C1 में, यानी हाइड्रोजन अपवर्ड प्रेजेंट होगा। बीटा शुगर्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास अपवर्ड प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन जो है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों अल्फा और बीटा शुगर्स बेसिकली एक दूसरे को ऑपोजिट हैं। आप अगर एक का याद रख लें, जैसे आप अल्फा का याद रख लें कि अल्फा में डाउनवर्ड प्रेजेंट है, तो आपको ये याद रहेगा कि बीटा में अपवर्ड प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको अल्फा और बीटा शुगर्स की एक डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज में हम सिर्फ नंबर 1 कार्बन को देखेंगे तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट है। सिमिलरली ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोक्सिल है नंबर 1 कार्बन के ऊपर, ये जो रेड से नजर आ रहा है, इट इज प्रेजेंट अपवर्ड्स, इसीलिए ये बीटा ग्लूकोज है। अब हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म डिस्कस कर लेते हैं। The compounds have the same molecular formula but differ in their arrangement in 3D space। तो ये वाले कंपाउंड स्टीरियोआइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। They are non-superimposable mirror images of each other। ये एक दूसरे की non-superimposable mirror images हैं। Mirror image जो का आपको पता है कि जब मिरर में देखते हैं तो जो इमेज सामने क्रिएट हो रही होती है उसको मिरर इमेज कहते हैं, लेकिन ये जो वो मिरर इमेजेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकती। इसको डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल इज D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। अब ये आप इसकी डायग्राम देखें तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन है और ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, नंबर 5 कार्बन, और यहाँ पे ये वाली कार्बन हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से इनको हम एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। इसको अगर हम इम्पोज करेंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगी। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड शुगर्स। नाम से पता चल रहा है वो शुगर जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो रही है। तो L शुगर्स हमारे पास लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड हैं, जबकि D शुगर्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग हैं। All the enzymes in our body are designed according to the D sugars। जो D sugars है ना वो नेचुरली अकरिंग है, इसलिए बॉडी के जितने भी enzymes हैं वो इनके अकॉर्डिंग डिजाइंड है। L sugars cannot be metabolized by the right-handed enzymes। क्योंकि enzymes जो हैं D शुगर वाले हमें पता है वो राइट साइड पे होता है उसको, तो इस वजह से जो D शुगर्स हैं वो राइट हैंडेड एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही हैं, लेकिन L शुगर्स वो राइट हैंडेड एंजाइम से मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। जैसे अगर लेफ्ट हैंड का ग्लव है तो लेफ्ट हैंड पे ही चढ़ेगा, वो राइट हैंड पे नहीं चढ़ सकता। For left-handed substrate, the enzyme must be left-handed। अगर एक एंजाइम ने सबस्ट्रेट पे एक्ट करना है तो हमने पता है कि एंजाइम को सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट के लिए लेफ्ट हैंडेड एंजाइम ही होना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, L sugars cannot be digested due to A option the presence of D sugars, B option the absence of left-handed enzymes, C option the presence of right-handed enzymes, and delta option both A and C।
क्या बनेंगे? A, the presence of D sugars and the presence of right-handed enzymes. Solution इसका है correct option is B, that is the absence of left-handed enzymes. Left-handed enzymes मौजूद नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास जो L sugars हैं they cannot be digested. We know that enzymes are substrate specific, so L sugars require left-handed enzymes to be metabolized as right-handed enzymes cannot act on it. Enzymes substrate specific है, तो left-handed enzymes जो है वो left-handed substrate पे act करेंगे और right-handed enzymes right-handed substrate पे act करेंगे. इसीलिए हमारे पास जो absence है left-handed enzymes की, उसकी वजह से हमारे पास जो L sugars हैं they are undigested. Hope today's lecture was clear. Thank you very much for your attention.